अब देखिए ये पहला प्रश्न जैसे दिया था आपको सहसंयोजक आबंध की परिभाषा। सहसंयोजक आबंध की परिभाषा आप में क्या लिखेंगे आप? सहसंयोजक आबंध इस प्रकार से बनता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन दो परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं, साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध को हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। और सहसंयोजक आबंध को आप किसी भी, जैसे माना बहुत छोटा एग्जाम्पल यदि आप देते हैं तो आप हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, तो इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई, लिविज संरचना बन गई। ये इसकी क्या बन गई, बॉन्डेड संरचना बन गई। ठीक है ना। तो केवल इतने से देने से आपका ये परिभाषा और एक उदाहरण हो जाता है। उसके अलावा जितने एग्जाम्पल आपको याद है आप दे सकते हैं। ठीक, तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब निम्न की लिविस और बिंदु संरचना आपको बनानी है, तो कुछ एग्जाम्पल्स को हम करके देखते, कुछ आप बनाएंगे, कुछ मैं फिर भी बना देता हूं। जैसे पहला हमने लिखा है CO2, पहला हमने लिखा है CO2 की बनानी है आपको। ठीक, अब CO2 की पहले आपको क्या बनानी है, पहले इसकी आपको लिविस संरचना बनानी है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि लिविस संरचना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी हम बिंदु संरचना बना देते हैं, है ना। तो लिविस बिंदु संरचना बनाते हैं। तो लिविस बिंदु संरचना में देखो क्या ध्यान रखना पड़ता है। लिविस बिंदु संरचना में आपको बता रखा है कि लिविस बिंदु संरचना में हमेशा हम क्या करते हैं, जो उसकी वाहितम कक्षा में, जिसको हम सहसंयोजी कोष कहते हैं, उसके सहसंयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को दिखाया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो कार्बन के सहसंयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे, कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो आप। ठीक है, ये 4 हो गए। दूसरा ऑक्सीजन में भी दिखा देते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है हमको, गोल करके बना दिया हमने ऑक्सीजन, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब CO2 की आपको संरचना बनानी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि CO2 की संरचना बनाने में कि हम इसको कैसे लगाएं, है ना, ये कैसे संयोजकता को पूरी करेगा। तो आप ध्यान रखो जैसे कि कार्बन की वाहितम कक्षा में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन की वाहितम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन हमारे पास एक ही है। कहने का मतलब हुआ कि हमको इस तरीके से लगाना है कि जैसे हमने कार्बन लगा दिया, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिए। ठीक है ना, मतलब कार्बन से एक ऑक्सीजन को केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, लेकिन कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो ये लगेंगे कैसे, फिर देखो ऐसे लगा लेंगे हम। ये ऑक्सीजन लगा दिया, यहां पर ऑक्सीजन के हैं, इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा और हम इधर बनाते हैं, ये हमने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने गोल से बना दिया। ठीक, अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब आप गिनते हैं, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के लिए ये साझेदारी करेगा, तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों को अपना मानेगा, तो ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन के लिए देखेंगे तो ये कार्बन कहां से आ जाएगा, ये कार्बन आपका ये आ जाएगा। तो कार्बन के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसकी क्या बन गई, लिविस बिंदु संरचना इसकी भी बन गई। इसको हम लिविस संरचना ही कहते हैं, है ना। ये कार्बन CO2 की लिविस बिंदु संरचना बन गई। ये आपको बनाने पड़ेंगे अभी, और बहुत सारे यौगिक की बनानी पड़ेगी। अब इसी की हमको बॉन्डिंग संरचना बनानी है। तो बॉन्डिंग संरचना का मतलब हुआ कि जैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रखा है इसी प्रकार का बॉन्ड बना लेंगे। तो कैसे बन जाएगा, ये हमने कार्बन लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा उधर कर रखा है, तो ये यहां हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा इधर कर रखा है, तो ये इधर बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहां लग जाएगा, डबल बॉन्ड इधर लग जाएगा, तो ये इसकी क्या बन गई, बंध वाली संरचना बन गई। ठीक है ना। तो ये कार्बन की CO2 की वो लिविस संरचना बन गई, ये कैसी बन गई, बंध संरचना बन गई। ठीक है, बन जाएगा। अब ऐसे किसी और का बना के देखें। चलो C2H6 का देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा अणु है, बाकी का आप बना लेंगे। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं C2H6 का। देखो C2H6 का कैसे बनाएंगे, ये हमने लिखा C2H6। ठीक, अब देखो C2H6 है, तो C2H6 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हमने कार्बन लिखा, फिर हमने अभी बनाए रखा है। कार्बन की वाहितम कक्षा में हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 उसके पास हैं, 4 उसको बाहर से चाहिए। ठीक, तो उसकी संरचना हम ऐसे बनाते हैं। एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं गोल करके बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, दूसरे वाले के मैंने स्टार करके बना दिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो कहने का मतलब हमको ऐसे लगाने हैं हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन को तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए,
ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक, तो ये हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे डॉट करके बना दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक, अब देख रहे हैं क्या हो रहा है ऐसा करने से। पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ ये भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के 2, जितने इसमें हाइड्रोजन थे और ये भी एक हाइड्रोजन है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सारे हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब इस वाले कार्बन के लिए देखें पहले आप, ये जो कार्बन है, कार्बन को 4 चाहिए, याद रखना। तो कार्बन को 4 चाहिए तो कहां से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन से लेगा, दूसरा इस हाइड्रोजन से लेगा, तीसरा इस हाइड्रोजन लेगा और चौथा इस हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो गए, 4 तो इस कार्बन के पास है, 4 इसने यहां से ले लिए। कहां कहां से लिए फिर से देखना, एक हाइड्रोजन से लिया, दूसरा हाइड्रोजन लिया, तीसरा हाइड्रोजन लिया, चौथा कार्बन से लिया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से ये पहला वाला कार्बन है, ये भी इसी प्रकार से करेगा। तो ये कहां से लेगा, इस हाइड्रोजन से एक ले लिया, इस हाइड्रोजन से दूसरा ले लिया, फिर इससे तीसरा ले लिया और इस वाले कार्बन से चौथा ले लिया। ठीक है, तो ये संरचना बन गई। अब जैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा है वैसा ही हम बॉन्ड बना लेंगे। फिर ये पहले हमने कार्बन लिख दिया, देखो कार्बन ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन बना रखा है, का साझा किया तो एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। फिर एक एक हाइड्रोजन का बना रहा है तो एक एक हमने ये हाइड्रोजन बना दिया। ठीक, ये हो गया, बस ये इसकी संरचना बन गई। तो ये लिविज संरचना हो गई और वो कौन सी हो गई, बंद वाली संरचना हो गई। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप बाकी को भी बना लेंगे, कुछ हमने दे दिया है। फिर इसके बाद हम आगे सहसंयोजक यौगिकों के अन्य गुणों की चर्चा। सहसंयोजक आबंध के बाद में सहसंयोजक आबंध से बनने वाले जो यौगिक हैं उनके अगर आप सामान्य लक्षणों की चर्चा करना चाहेंगे कि उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, तो जैसे हमने आयनिक यौगिक में भी उनके कुछ लक्षण पढ़े थे, तो उसी प्रकार से जो भी सहसंयोजक यौगिक बनेगा तो वो सामान्य रूप से कैसा होगा। तो पहले देखते हैं हम जैसे उनकी भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था, जो भी सहसंयोजक यौगिक बनेगा उसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि परमाणु की नहीं सॉरी यौगिकों की जो सामान्य या पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है वो 3 तरह की होती है, गैस है, द्रव है या ठोस है। तो 3 प्रकार की भौतिक अवस्था होती है। तो ये तीनों प्रकार की भौतिक अवस्थाओं में सहसंयोजक यौगिक भी पाई जाती है ना। जैसे माना H2 बनता है, सहसंयोजक यौगिक है तो गैसीय अवस्था में है। O2 बनेगा तो वो भी गैसीय अवस्था में बनेगा। अच्छा, इसी प्रकार से H2O है माना, तो H2O कौन सी है, द्रव अवस्था में बनेगा, है ना। और इसी प्रकार से ठोस में आप देखेंगे तो जैसे ग्रेफाइट है ना, हीरा है, तो ये कैसे हैं, ये ठोस अवस्था में पाए जाने वाले यौगिक है ना। तो भौतिक अवस्था की अगर आप तुलना करेंगे तो इस प्रकार से उनकी भौतिक अवस्था आती है। ठीक है, दूसरा गुण क्या है, जैसे क्रिस्टल संरचना है। तो क्रिस्टल संरचना क्या होती है, क्रिस्टल संरचना में जो परमाणु होते हैं वो एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके उनमें बॉन्ड तो ऐसा ही बना होता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि उनमें कुछ वंडरवॉल्स आकर्षण बल भी लगा हुआ रहता है। तो उसके कारण क्या होती है, उनकी क्रिस्टल की जैसी संरचना बन जाती है। जैसे माना ये एक दो एग्जाम्पल है, जैसे S8 है, तो S8 जो होता है ये सल्फर के 8 परमाणु आपस में मिलकर के एक क्राउन की जैसी शेप में रहते हैं, है ना। ऐसे ही P4 है, P4 भी इस प्रकार से 4 फास्फोरस जो है आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसा वर्गाकार इसकी संरचना बन जाती है P4 की, है ना। तो ऐसी क्रिस्टलीय संरचना में भी ये यौगिक पाए जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक की अगर आप इसकी तुलना करेंगे इसके साथ में, अगर हम आयनिक यौगिक से आयनिक यौगिकों से अगर उनकी गलनांकी या क्वथनांक की तुलना करते हैं तो उनकी तुलना में इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो अपेक्षाकृत तो कम होते हैं, क्योंकि इनमें इस तरह का कोई ऐसा वंडरवॉल फोर्स या वंडरवॉल आकर्षण बल इस प्रकार का पाया नहीं जाता है। तो इसलिए तुलनात्मक रूप से इनका क्वथनांक और गलनांक जो है वो कम पाया जाता है। ठीक है ना। विद्युत चालकता, अच्छा विद्युत चालकता क्या होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं कि विद्युत चालकता नॉर्मली कैसे होती है। विद्युत चालकता होती है कि ऐसे यौगिक जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होगा, विद्युत चालकता होती है। ठीक, तो इनमें क्या है, इस प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चालकता का गुण इनमें क्या होगा, आयनिक यौगिकों की तुलना में कम पाया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब विलेयता की बात करते हैं। देखिए विलेयता में क्या होता है कि विलेयता सामान्यतः जो होते हैं सहसंयोजक यौगिक,
ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायक हम किसे कहते हैं? ध्रुवीय विलायक जैसे क्या होता है, सामान्य विलायक जो है, बहुत ही जो कॉमन यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम जिसको कहते हैं वो है जल। तो जल में सामान्य रूप से ये क्या होते हैं, में अविलेय होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। और अध्रुवीय विलायक, जो अध्रुवीय विलायक है, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है, जैसे नॉन पोलर में क्या आ जाता है, बेंजीन आ जाता है, C6H6 है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इस प्रकार के जो विलायक हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम अगली गुण की बात करें तो जैसे माना इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देंगे? सामान्य रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में एक तरह की जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती, तो उनमें से सामान्यतया ये कैसे देते हैं, ये प्रतिस्थापन प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, है ना। कैसे देंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। ठीक, और फिर वो बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है। सिंगल बॉन्ड वाले हैं प्रतिस्थापन देंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले वो फिर योगात्मक अभिक्रियाएं देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इनके कुछ सामान्य गुण हैं जो सहसंयोजक यौगिकों में पाए जाते हैं। ठीक है।